Welcome to IS Marathon and guys, welcome to this brand new lesson. This is chapter 8. 7 चैप्टर अभी तक हम बड़े बड़े चैप्टर्स मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री खत्म करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट कर चुके हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ ये है IS मैराथन, ठीक है, न्यू इनिशिएटिव है फ्री एजुकेशन के लिए, आपको प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो अर्ली नेशनलिज्म, सो ये हमारा टॉपिक है इस वाले लेसन के लिए, ठीक है। ये हमारा चैप्टर 8 होगा। इसके बारे में हमको देखना है कि क्या क्या डिसकंटेंट थे और क्या क्या डिसेंशन आया उस टाइम पे, जिसके कारण हमारा अर्ली नेशनलिज्म जो है, अर्ली नेशनलिज्म का मतलब है जो स्टार्टिंग में नेशनलिज्म की जो वेव्स चली थी और जो स्टार्टिंग में मॉडर्न नेशनलिज्म है उसके क्या ग्रोथ हुए, ठीक है। तो हमको बिगिनिंग से देखना है, इसके बाद में क्या क्या फैक्टर्स हुए, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, रेवोल्यूशनरी, सबको हम देखेंगे बड़े डिटेल में। उसके अलावा मैंने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया है इन अ सेपरेट वे, लाइक जैसे कि मैंने इसमें दिया है आपके लिए वुमेंस का, इसके अलावा मैंने वुमेन रेवोल्यूशनरी, वुमेन लीडर्स, इनको भी डाला है, ठीक है। अब इसके अंदर जो देखो इंडियन नेशनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म की फीलिंग जो है बेसिकली देर आर सेवरल फैक्टर्स, ओके। सो इंडियन नेशनलिज्म इज नॉट पार्टली अ रिजल्ट ऑफ अ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द वन और टू फैक्टर, नहीं। इंडिया का जो नेशनलिज्म है वो रिजल्ट है कॉलोनियल पॉलिसीज़ का, और पार्टली है जो रिएक्शन दिया कॉलोनियल पॉलिसीज़ को, ठीक है। यानी कि एक तो जो पॉलिटिकल बेसिकली क्या हुआ, जो पॉलिटिकल कॉलोनियल पॉलिसीज़ थी, एक तो उसके आने के कारण, दूसरा जो उसके खिलाफ रिएक्शन गया, उसके खिलाफ जो रिएक्शन गया ना वो वाला तो ये बेसिक हम क्या कह सकते हैं कि इंडियन नेशनलिज्म जो है वो प्रोडक्ट ऑफ अ मिक्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि किस तरीके से मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो देखो पहली बात तो ये जो वर्ल्ड वाइड अफसर चल रहे थे, ठीक है, वर्ल्ड वाइड अफसर चल रहे थे पूरी दुनिया में, ठीक है। और वहाँ पर जो लोगों को बेसिकली पता चला रेनेसां के आने के बाद कि नेशनलिज्म क्या होता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन पता है आपको? चलो मुझे बताओ, फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन के ईयर्स बताओ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में, पता है ना। तो अब इसके बाद इंडियन रेनेसां आया, है ना, आया ना। तो इसमें क्या होगा, ऑफशूट ऑफ द मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। अब इन्हीं के कारण देखो मॉडर्नाइजेशन आया, यस ब्रिटिशर्स भी एक कारण है उसका, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन का यहाँ पर आना है, जो कि पूरा यूरोपियंस जितने भी थे वो सब यहाँ पर लेकर के आते हैं, नॉट ओनली द ब्रिटिशर्स, ओके। सो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी था ब्रिटिश इंपोरियलिस्ट पॉलिसीज़ के खिलाफ इंडिया में, ठीक है। अब वो हमको यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है, तो वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो ये जानो कि बेसिकली क्या कॉलोनियल नेचर था। कॉलोनियल नेचर का अगर आप आपको मतलब बताऊं तो अभी तक जितने भी इन्वेडर्स इंडिया में आए थे, उनका मोटिव और जो ब्रिटिशर्स आए थे उनका मोटिव बहुत डिफरेंट था गाइस, है ना। तो बेसिकली ये यहाँ पर आए थे एक्सप्लॉइट करने, पहले तो ट्रेडिंग करने आए थे, उसके बाद जो है इन्होंने जो इनकी रिएक्शन था और अभी तक का, क्योंकि जितने भी इन्वेडर्स अभी तक आए थे वो इंडियन सोइल में बेसिकली वो इसमें ही समझ कर चुके थे, यहाँ पर उसको अपना घर मान के आए थे बेसिकली। लेकिन ब्रिटिश आता था फॉरेन पीपल, ओके, एलियन थे वो, वहाँ यहाँ के लोगों को भी एलियन मानते थे, यहाँ के लोग इनको एलियन मानते थे। अब डिस्कस करते हैं हम, जो यहाँ पर मैंने नोट्स आपके लिए मेंशन किए वो देखो। 1885 जो है मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एपोक इन इंडियन हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि ये है भैया आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस की सिचुएशन इस्टेब्लिश किया गया था इस टाइम पे। यस, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी हम इसी लेसन में डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, नॉट इन पर्टिकुलर लेसन, ओके। सो ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए यहाँ पर, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब द इंडियन माइंड बिकम इंक्रीजिंगली कॉन्शियस ऑफ दैट इट्स अ पॉलिटिकल पोजिशन, लोगों को पता चल गया इसके बारे में। अब आर कुपलैंड ने क्या कहा इसके बारे में सुनो, ये ऐसे स्टेटमेंट मेंशन करने होते हैं आंसर में। आर कुपलैंड ने बेसिकली कहा इंडियन नेशनलिज्म वाज द चाइल्ड ऑफ द ब्रिटिश राज एंड द ब्रिटिश अथॉरिटी ब्लेस्ड इट्स क्रेडल, ठीक है, बट मेनी फैक्टर्स फोर्सेस प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इमर्जेंस। देखो सिंपल बात ये है, पहले तो इन्होंने कहा कि जो ये बेसिकली ब्रिटिश अथॉरिटीज और ब्रिटिश राज उसकी वजह से बेसिकली यहाँ पर इंडिया का नेशनलिज्म आया, लेकिन बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी है, ठीक है, जिसने को क्या। अब यहाँ पर हमको डिस्कस करना है कि अदर फैक्टर्स जिसके बारे में बार बार बात कर रहे हैं वो क्या है, ठीक है, तो वो पढ़ेंगे हम इस वाली हेडिंग के अंदर। तो आपको एक बात बता दूं, पहले ये बात क्लियर करना चाहता हूँ मैं आपसे, क्या ये कि जो ये मैंने इसके अंदर जो आपके बेसिकली फैक्टर्स डाले, जो पॉइंट मैंने इसके लिए डाले, इसके अलावा भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स है जो मैं चाहता हूँ आपको लिख कर ही बताऊँगा, ठीक है। उस लिखने से आपको बेसिकली समझ में आ जाएगा, और प्लीज़ पेन पेपर लेकर के बैठे, नोट करें अपने साथ, यस, क्योंकि बिना नोट्स के आप कुछ भी जो है इसको रिवाइज कर नहीं पाओगे जब तक आप इसको अच्छे से लिख ना लोगे, ठीक है। तो अब पहले हम इसमें जो पॉइंट्स लिखे हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे जो मैंने अलग से पॉइंट रेडी किए हैं आपके लिए, वो ये तो हम करेंगे। अब इसमें बात आता है, पहला पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल। इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल किस तरीके से, देखो ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स ने क्या किया था, मॉडर्न मेथड्स लेकर के आए थे, पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक, चाहे इंटेलेक्चुअल कुछ भी हो, ठीक है। इन्होंने बेसिकली पूरे इंडिया में एक बेसिकली बहुत ही तगड़ा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड यहाँ पर उन्होंने जमा रखा था, ठीक है।
और फुलर एक्सप्लॉयटेशन किस तरीके से किया जाए इंडियन रिसोर्सेज का, उनका बेसिकली ये एक्सपीरियंस ले रहे थे यहाँ पर। अ डोज ऑफ मॉडर्नाइजेशन जनरेटेड सम डेवलपमेंट्स एंड वन ऑफ दीज वॉज ग्रोथ ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म। अब इस कारण ये जो है इंडियन नेशनलिज्म, अब ये तो बढ़ रहा है इंडियन नेशनलिज्म का किस तरीके से ग्रोथ हुआ, तो ये वन ऑफ द मेजर कोज है। ओके, क्या इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल। आपको बता दूं ये देखने में बड़े बहुत इजी हैं, लेकिन जब आपको इसके अंदर मेंशन करने होते हैं तो सभी एक ही आंसर लिखते हैं, लेकिन आपको कुछ अलग किस तरीके से लिखना है। जैसे कि आपने कुछ पॉलिसी मेंशन कर दी है ना, कुछ स्पेसिफिक ऐसा पॉइंट मेंशन कर दिया जो आप ही के आंसर में हो, और वो आप कब स्टार्ट करोगे जब आप डीप स्टडी होगी, और वो डीप स्टडी हमने की आपके लिए, और वही हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ जो है ध्यान से सुने इसको। सेकेंड है आपका पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया। दूसरा फैक्टर ये है, बहुत अच्छा है ये वाला फैक्टर। अब इसमें क्या है, ब्रिटिश स्वॉर्ड इम्पोज पॉलिटिकल यूनिटी इन इंडिया, जैसे कि कॉमन सब्जेक्शन हुआ यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया बात हुई है। तो है ना, उसके बाद कॉमन इंस्टीट्यूशन। अब देखो इससे ये हुआ कि ब्रिटिशर्स ने बिना भेदभाव के हमको क्या किया, बराबर एक्सप्लॉइट किया भाई सबको, है ना, ये हम कहना चाह रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये हुई कि इंडिया में, क्योंकि देखो कॉमन लॉज लेकर के आ रहे थे सबके लिए अलग अलग, ठीक है, वो रिलीजन वाइज लेकर के नहीं आए। पहले स्टार्टिंग में कॉमन लॉज थे उनके, हर किसी को एक ही लॉ के अंदर ये जो है ट्रायल करते थे, चाहे हिंदू मुस्लिम हो सिख कोई भी हो। ठीक है, तो इससे ये हुआ कि इन लोगों के अंदर ये जरूर फीलिंग आई कि ये इक्वली एक्सप्लॉइटेड पीपल है। ठीक है, और जब वो मिले वापस में आकर के, ठीक है, तो इन्होंने जो इनका नेशनलिज्म की फीलिंग है वो स्प्रेड हुई, और इतनी तेजी से स्प्रेड हुई कि वो हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में वन ऑफ द माइलस्टोन जो है बन करके निकला। ठीक है, बिगन टू शेप द इंडिया इन अ कॉमन मोल्ड। इन सब ने इंडिया को कॉमन सांचे में रख करके ढाला। ठीक है, अब डिस्पाइट इंपीरियल एफर्ट्स टू शो कम्युनल रीजनल एंड लिंग्विस्टिक डिसेंशन, पैन इंडियनिज्म इज ग्रू। सबसे बड़ी बात, पैन इंडियनिज्म इज ग्रू। व्हाट इज पैन इंडियनिज्म? पैन इंडियनिज्म का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि ऑल ओवर द इंडिया, जो पूरी इंडिया की टेरिटरी वहाँ पर आकर के पूरा जो है फैल जाए। दिस इज द पैन इंडियन। ठीक है, गवर्नमेंट चलाती है पैन इंडियन पॉलिसीज स्कीम्स। यस, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पॉलिटिकल यूनिटी फोस्टर इन द स्पिरिट ऑफ वन माइंडफुलनेस। ठीक है, सॉरी वन माइंडेडनेस। ठीक है, तो ये जो है पॉलिटिकल यूनिटी का फैक्टर जो है वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट जो है उस टाइम का यूनिटी का फैक्टर था, जो कि आज भी हम बहुत ज़्यादा जो है यूनाइटेड है पॉलिटिकली। ठीक है, हाँ, स्पिरिचुअली और सोशली जो है हम बहुत ही ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं आपको होता है वो क्या कंडीशन है उनकी। ठीक है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर क्या है कि जो ब्रिटिश ने क्या किया, हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम था उनका, है ना, बहुत सेंट्रलाइज सिस्टम का था ना उनका इंडिया में। तो यस, उसी की तरह ये रूल करते थे। अब हाईली ट्रेंड पर्सनल इंडियन सिविल सर्विस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने इंडियन सिविल सर्वेंट लगा रखे थे। ठीक है, चाहे कितने ही क्यों ना हो, बस जो लोअर बेसिकली लोअर सिविल सर्विस तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोअर क्लरिकल जॉब जो होती है वो इंडियंस को इन्होंने यहाँ पर दे रखी थी। ठीक है, और अ यूनिफाइड जुडिशियल सेटअप जरूर था इनके यहाँ से, अनयूनिफाइड जो है जुडिशियल सेटअप था। ठीक है, कोडिफाइड सिविल एंड क्रिमिनल लॉज होते थे। ठीक है, जो कि राइगोरसली इन्फोर्स किए जाते थे थ्रू आउट द कंट्री। अब यहाँ पर ये हुआ जो एक न्यू डायमेंशन लेकर के आया पॉलिटिकल यूनिटी के अंदर। ठीक है, जो कि अभी तक जो है हमारी कल्चर यूनिटी के अंदर जो था बेसिकली एग्जिस्ट करता था सेंचुरीज से। ठीक है, मतलब नहीं करता था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो एक नया पॉलिटिकल डायमेंशन लेकर के आए इंडिया में। तो ये जो है थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि डिफरेंट है थोड़ी इंडियन सोइल से। ठीक है, इंडियन सोइल से टोटली डिफरेंट है, क्योंकि अभी तक हम जो है अभी तक तो हम मोनार्की देखते हुए आ रहे थे। ठीक है, फिर डेमोक्रेटिक मोनार्की देखते हुए आ रहे थे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स आए इंडिया में, लेकिन हाईली जो है ये वाले जो सिस्टम था वो पहली बार ब्रिटिशर से लेकर के आए। ठीक है, अब ये एक जो है ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है कि क्या ब्रिटिशर्स ने ट्रांसफर और कम्युनिकेशन लेकर के आकर इंडिया में बेसिकली क्या किया, बेसिकली क्यों लाई है। तो देखो सबसे पहले सिंपल बात है कि द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इनेबल्ड पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। इससे क्या हुआ कि अब देखो लोग जो है सुबह जाकर के शाम के आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। मान लो ट्रेन से उनको जाना हो 100 किलोमीटर भी, तो वो 2 घंटे में जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले महीनों लग जाते थे। कोई भी मान लीजिए बोट से जा रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिए बैलगाड़ियों से जा रहे हैं, तो उस टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। लेकिन जो है ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आए, कम्युनिकेशन आए, इनसे लोगों के रेगुलर कॉन्टेक्ट जो है बढ़ने लगे। ठीक, और इससे बड़ा आपका नेशनलिज्म। ठीक है, यस, इसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न, ये तो बहुत सिंपल है। वेस्टर्न थॉट्स एंड एजुकेशन इंडिया में है। इन्होंने बेसिकली इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग को इन्होंने एक न्यू डायरेक्शन दी। ठीक है, अब ये मैं थोड़ा सा अभी आपको डिस्कस करके बताऊंगा पूरा टोटली। ठीक है, चलिए बताता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात तो है कि जो इंग्लिश सिस्टम था एजुकेशन का, वो बहुत बार जो है वो बेसिकली किसके, वो सेल्फ इंटरेस्ट में था कि एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाए। ठीक है, लिबरल एंड रेडिकल थॉट्स, जो बेसिकली रेडिकल थॉट्स किसके, जो यूरोपियन राइटर्स, जैसे कि आपको नाम बताता हूँ मैं कुछ को अगर आपको पता हो, लेकिन बहुत जल्दी एक कोर्स लेकर के आऊँगा जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल है। ठीक है, इसके अंदर एक पॉलिटिकल थिंकर को
डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक है, विथ नोट्स, ओके, नोट्स के साथ अवेलेबल करा दूंगा। देखो मिल्टन, ठीक है, मिल्टन, शेले, उसके अलावा जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है, ये बेसिकली संत जेम्स मिल के। उसके अलावा बाद में आता है आपका रूसो। रूसो इज़ द वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर एवर एवर है, यस। उसके बाद पेन, थॉमस पेन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। उसके बाद स्पेंसर, फिर वोल्टायर, ठीक है। तो ये सब थे। वोल्टायर पता ना आपको? वोल्टायर बेसिकली भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी, भगत सिंह, इन सबको जो है इंस्पायर किया वोल्टायर ने, याद रखना। अब ये जो थे मॉडर्न नेशनल और सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट आइडियाज़ जो थे वो इंडिया के अंदर लेकर के आए, है ना। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बेसिकली उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इंट्रोड्यूस बिल्कुल भी नहीं किया। इंडिया के कल्चर में हमेशा से सेक्युलर, रैशनल और जो डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट आइडिया है हमेशा से रहे, ठीक है। बस ये रखना कि उनका वे ऑफ थॉट जो है वेस्टर्न एजुकेशन का हो चुका था, ठीक है, वे ऑफ लर्निंग एजुकेशन जो थी उनकी थी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हमने जो है इंडियन वे ऑफ जो है थॉट्स को एकदम सेट असाइड कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था ये भी हमारा इंडिया में नेशनलिज्म को लेकर के आने के लिए, ठीक है। तो ये न्यू डायरेक्शन दी इन्होंने पॉलिटिकल थिंकिंग को। अब इससे एक चीज़ और हुई गाइस, अब इससे एक चीज़ और क्या हुई, देखो जो मिडिल क्लास थी, जो मिडिल क्लास थी, ठीक है, मिडिल क्लास इंटेलिजेंस थी, जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर, लॉयर्स, ठीक है, ये जो बैरिस्टर्स होते थे, उसके अलावा जो जर्नलिस्ट, एडिटर्स, ठीक है, बहुत सारे जो ऐसे प्रोफेशनल्स होते थे, ये सब मिडिल क्लास थे। और ये ही बड़ी मात्रा में यहाँ पर आकर के इन्होंने बेसिकली अपने अपने कंधों पर इसको पूरे इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर के चलाया, ठीक है। और ये इसी का ही कारण है, और बेसिकली जो नेशनलिज्म बढ़ा उसी का कारण है, ठीक है। और इसी की वजह से यहाँ पर नेशनलिज्म भी बढ़ा भी, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात आती है कि आपको एक बात बताऊँ मिडिल क्लास के बारे में, पता है आपको, जिस कंट्री में मिडिल क्लास नहीं है उस कंट्री में कभी रेवोल्यूशन नहीं हो सकता। हमेशा याद रखना कि मिडिल क्लास इज द वन ऑफ द, अगर मिडिल क्लास नहीं है तो पहले कोई भी रिवोल्यूशन बनता है तो उसमें पहले मिडिल क्लास राइज करती है, उसके बाद जो है आपका जो है कोई रेवोल्यूशन होता है बड़ा, ठीक है, यस। आप फ्रेंच रेवोल्यूशन देख लो, आप अमेरिकन रेवोल्यूशन देख लो, आप इंडियन नेशनल मूवमेंट देख लो, है ना। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो दिस इज द प्रूफ, ओके। अब यहाँ पर जो है देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन किस तरीके से यहाँ पे फैला वो बताता हूँ आपको। पहला है आपका जो इमरजेंस ऑफ द मॉडर्न प्रेस आया, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यस। ये जो हमने द राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंस है हमने डिस्कस कर लिया ऊपर ही, ठीक है, तो याद रखना। और जो लीडरशिप थी बेसिकली जो क्या थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उसका ग्रोथ भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द जो है सबसे ज़्यादा दूर तक कहीं पहुँचा था वो मिडिल क्लास ही है, ठीक है। ये इन्होंने बेसिकली इसको न्यू सोल ऑफ द मॉडर्न इंडिया भी इसको प्रूव किया था, इसको बेसिकली प्रूव किया गया मिडिल क्लास को, ठीक है। और ड्यू कोर्स इन्फ्यूज द होल ऑफ इंडिया विद दिस स्पिरिट से इन्होंने ही भरा उसको, ठीक है। तो इसलिए भी हम जो है हमारा सक्सेसफुल हुआ बहुत हद तक, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब यहाँ पर बात करते हैं जो इंडियन प्रेस थी। अब इंडियन प्रेस से क्या हुआ, देखो बहुत ही नोटेबल जो है रोल प्ले किया इन्होंने। पब्लिक ओपिनियन इनकी वजह से बना, ऑर्गेनाइजिंग पॉलिटिकल मूवमेंट्स, ठीक है, पॉलिटिकल मूवमेंट्स इनकी वजह से आता था। उसके अलावा फाइटिंग अवर पब्लिक कॉन्ट्रोवर्सी एंड प्रमोटिंग द नेशनलिज्म, ठीक है, नेशनलिज्म को बेसिकली इन्होंने प्रमोट किया। न्यूज़ देखो क्या होता था सबसे पहले, जो सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी है यहाँ पे बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हुई। पहले तो देखो पहले हुआ था, क्या हुआ था, जो इंडियन ओन्ड ब्रिटिशर्स थे, सॉरी इंडियन ओन्ड इंग्लिश न्यूज़पेपर थे, जो इंडियन ओन्ड इंग्लिश न्यूज़पेपर थे, ठीक, इंग्लिश न्यूज़पेपर थे पहले तो ये आए बड़ी मात्रा में। उसके बाद जो है वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, ठीक है, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में हमारे ये न्यूज़पेपर आना स्टार्ट हुए, ठीक है। डिस्पाइट न्यूमेरियस रेस्ट्रिक्शन, हमको पता है रेस्ट्रिक्शन बहुत थे, ठीक है, प्रेस पे लगाए गए। अब 1877 में, ये एक थोड़ा सा डाटा है, याद कर लो, ज़्यादा जो कोई टफ नहीं है। 1877 में हम देखते हैं कि 169 न्यूज़पेपर इंडिया में सर्कुलेट किए जाते थे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और वर्नाकुलर लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कम्युनिकेट द मोस्ट डिप्राइव्ड पीपल और मोस्ट जो हम इलिटरेट पीपल जिसको होते हैं। तो जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है वो बेसिकली क्या होता है, उनको एक्सप्रेस करने में आपको जो है हेल्प करती है, ठीक है। और लगभग 1 लाख न्यूज़पेपर की यहाँ पर उस टाइम पर सेल की जाती थी, ठीक है। वैसे सर्कुलेशन इस 1 लाख से ज़्यादा का था, ठीक है, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बेसिकली ये न्यूज़पेपर क्या करते थे, नेशनलिज्म कम पढ़ रहे हैं, इन्होंने नेशनलिज्म बढ़ाया। इन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल्स की जो पॉलिसी थी उनको बेसिकली क्रिटिसाइज़ किया। यस, मॉडर्न आइडियाज ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, सिविल राइट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वर्ल्ड अफेयर्स, इनके बारे में छापते थे इसके अंदर। अब उसी में से कोई एग्जाम्पल्स हैं आपको देता हूँ मैं, देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना। जो इंडियन मिरर है, ठीक है, उसके अलावा द बंगाली है, ठीक है, उसके अलावा द अमृत बाजार, ठीक है, बॉम्बे क्रॉनिकल, द हिंदू पैट्रियोट,
द मराठा, मराठा बताओ किसने लिखा, मुझे दो चीज़ बताओ, इंडियन मिरर और बंगाली किसने लिखा और मराठा, मतलब ये कौन, इसको बेसिकली इन्होंने स्टार्ट किया था ये। उसके अलावा द हिंदू, आपको पता है द हिंदू जो आज भी बेसिकली इन्फोर्स है। इन इंग्लिश एंड डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस एक्सपोज द एक्सेसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पॉपुलराइज किया बहुत बड़ी मात्रा में इन्होंने क्या, जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के आइडियाज़ है, लिबर्टी फैटर्निटी के आइडियाज़ है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, होम रूल एंड इंडिपेंडेंस। ओके, सो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था। एंड राइज ऑफ मिडिल क्लास तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ही चुका है पहले, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। देखो अब यहाँ पर ये वाले जो फैक्टर है ना, इन्फ्लुएंस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्चर्स, क्या इन्फ्लुएंस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, देखो इसमें क्या था, इसमें ध्यान से सुनना, इसके जो थोड़े से फैक्टर्स हैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, अगर आप लिखोगे तो काफ़ी अच्छा जो है आपका इंप्रेशन पड़ेगा। देखो पहली बात है मैक्स म्यूलर, रॉथ और जो है सेशन, ठीक है, बेसिकली स्पेलिंग थोड़ी गलत है मेरे हिसाब से, इनकी स्पेलिंग है SASSON, सेशन, ठीक है ये है। और जो इंडियन स्कॉलर्स है जैसे कि RG भंडारकर, ठीक है, उसके अलावा RL मित्रा और मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद। हम बात कर रहे हैं किसकी, 1855 1890s की, तो आपको पता है 1893 में क्या हुआ था, ठीक है, यस। उसके अलावा जो है इन्होंने न्यू पिक्चर ऑफ इंडियाज पास्ट को क्या किया, हाईलाइट किया, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में रिच हेरिटेज ऑफ द आर्ट एंड कल्चर, न्यूमेरियस साइट्स के बारे में बताया, थ्योरीज लेकर के आए यूरोपियन स्कॉलर जो थे, ठीक है, उन्होंने बताया इंडो आर्यंस के बारे में, ठीक है, और साइकोलॉजिकल बूस्ट मिला इससे एजुकेटेड इंडियंस को, ठीक है, इससे साइकोलॉजिकल बूस्ट मिला एजुकेटेड इंडियंस को, ठीक है। इन्होंने एक न्यू विस्टास जो इंडियन रिच हेरिटेज कल्चर था उसको बेसिकली प्रोवाइड किया, एंड दिस गिव अ न्यू सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द एजुकेटेड इंडियन एंड इंस्पायर देम विद द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म एंड नेशनलिज्म, तो बहुत बड़ी बात है, यस। अब है दूसरा इम्पैक्ट ऑफ द कंटेम्प्रेरी यूरोपियन मूवमेंट, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि देखो ना ही सिर्फ यूरोप में बल्कि साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, यह सब में ही बहुत ज़्यादा जो है यूरोपियन मूवमेंट्स हो रहे थे, ठीक है, इस टाइम पे। यस, अ नंबर ऑफ नेशनल स्टेट्स कमिंग टू एग्जिस्टेंट इन द साउथ अमेरिका ऑन द रूइंस ऑफ द स्पेनिश एंड द पुर्तगीज। स्पेनिश जो था, देखो ब्रिटिशर्स तो जब थे भी नहीं, जब स्पेन और पुर्तगीज का एम्पायर सबसे बड़े थे दुनिया में, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ स्पेन का जो बहुत ही ज़्यादा, अगर हम कॉलोनीज देखें तो कहाँ पर थी वो साउथ अमेरिका थी, और वो भी वेस्ट कोस्ट पे, वन ऑफ द जो है बहुत बड़ा एरिया इन्होंने यहाँ पर कवर कर रखा था, ठीक है। उसके अलावा जो ग्रीस है, इटली है, ठीक है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो है लिबरेशन मूवमेंट चल रहे थे, आयरलैंड में भी, ठीक है। उसके अलावा ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके प्रोग्रेसिव कैरेक्टर ऑफ द सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स, हमने इसके बारे में बात की है, अगर आपने नहीं देखा तो आपको लिंक दे दूंगा मैं, सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में जो है पढ़ो, है ना, इसको मैंने पढ़ा दिया है, वैसे आप चाहो तो लेक्चर देख सकते हो, ठीक है, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ अप्रिशिएट, ओके, सब्सक्राइब करना। यस, अब प्रोग्रेसिव कैरेक्टर किस तरह, देखो रिफॉर्म मूवमेंट जो आए थे ना, वो क्या चाह रहे थे, वो सोशल एविल्स को खत्म करना चाह रहे थे, जिन्होंने इंडियन सोसाइटी को डिवाइड कर रखा है। अब इससे इन्होंने अपने फैक्टर्स को इफेक्ट में लाए और इन्होंने डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल्स को एक साथ किया, ओके, और उन्होंने ये एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में, ठीक है। तो अब मोस्ट ऑफ द रिलीजियस सोसाइटी जी थी, उनका कोई पॉलिटिकल मिशन होता नहीं था, है ना, ऑल द सेम हुसोएवर came under the influence of the rapidly developed sense of self respect and spirit of patriotism, ठीक, तो पेट्रियोटिज्म के लिए और जो सेल्फ रेस्पेक्ट का बेसिकली इन्होंने सेंस यहाँ पर डेवलप किया लोगों के अंदर, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि हु आर दे, ओके, एक्चुअली दे आर द नेशनल्स ऑफ द ग्रेट इंडिया, ओके, लोगों को पता चला है उसके बारे में कि क्या करेक्टर है आपका, क्या है इंडिया, ओके। So since many reform movements drew their inspiration from the rich heritage culture, these promoted pan India feeling and the spirit of the nationalism, मैंने आपको बता दिया। अब एक और फैक्टर है, वो है आपका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। अब द ब्रिटिश रूल बेसिकली जो इंडियन, बहुत ये तो सबसे ज़्यादा डिजास्टरस, अगर हमको कहीं कुछ फेस करना पड़ा तो वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ही है, ठीक है। शार्प रिएक्शन आया इनके खिलाफ, डिस्क्रिमिनेटरी ब्रिटिश इकोनॉमिक एंड फिजिकल पॉलिसीज़ के खिलाफ, ठीक है। इकोनॉमिक नेशनलिज्म में हमने यहाँ पर बात करनी है। अब फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी जो था उसमें ब्रिटेन वॉज इन द वैनगार्ड ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसको इंडिया फाइनेंस कर रहा था। अपनी इंडिया चीप रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, मार्केट कौन देगा, है ना, पहले तो रॉ मटेरियल निकल के लेकर जाओ, उसके बाद जो है मार्केट भी इनको चाहिए रेडी, तो वो इंडिया था इनके लिए। इंडिया जो था इनका, जो इंडिया इनकी कॉलोनी बनी ना पूरी तरीके से, तो सबसे बड़ी कॉलोनी थी पूरी दुनिया में ब्रिटिशर्स की, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑफ द इंपीरियल ब्रिटेन रिक्वायर्ड दैट, जो इनको चाहिए था वो इनको मिला। अब इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंडिया इन ऑल फील्ड्स, एग्रीकल्चर, हैवी इंडस्ट्री, फाइनेंस, टैरिफ, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, और जो फॉरेन ट्रेड बैंकिंग किए जाते थे
वो बेसिकली उन्होंने प्रिजर्व किया ब्रिटिश कॉलोनियल इकोनॉमी, ठीक है, इसको हो गया। तो ये इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था ये भी एक फैक्टर बना किसका, क्योंकि लोगों को पता था लेकिन ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आ चुकी थी, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे जो बेसिकली उस टाइम का लिटरेचर था ना, फुल ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑन द रियलिटी ऑफ द फेस ऑफ द ब्रिटिश रूल का जो है पूरी तरीके से एक्सपोज किया जा चुका था इस टाइम पे। अब एक और सुनो जो है लॉर्ड लिटन की रिएक्शनरी पॉलिसीज। देखो लॉर्ड लिटन की जो रिएक्शनरी पॉलिसी थी, आपने ज़्यादा नाम नहीं सुना होगा, लेकिन इनका जो था बेसिकली बहुत मेजर रोल था इंडियन नेशनलिज्म को अराइज करने में। अब द शॉर्ट साइटेड एक्ट एंड पॉलिसीज लेकर के आए बहुत ही ज़्यादा, जो है जैसे कि बहुत ही कैटालिटिक एजेंट, लाइक ए कैटालिटिक एजेंट हमने कहा इसको। बेसिकली इन्होंने बेसिकली रोल इसे प्ले किया एंड एक्सेलरेटेड द मूवमेंट अगेंस्ट द फॉरेन रूल। मैक्सिमम एज लिमिट कर दी ICS ऑफिसर की 19 ईयर्स। ये क्या होता है, ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर द इंडियंस टू कम्पीट फॉर इट इन 19 की एज में किस तरीके से कौन सा इंडियन जो है बेसिकली अगर जो है फाइट कर सकता है। हाँ, अब लिटन्स ने बहुत ही अनपॉपुलर एक्ट्स लेकर के आया, प्रोवोक द ग्रेट स्टॉर्म इन अपोजिशन इन द कंट्री एंड लेड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वेरियस पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर कैरिंग एंटी गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा इन द कंट्री। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, उसका जवाब मुझे चाहिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ जवाब देना, प्लीज़ जवाब दिया करो, ठीक है, इंपॉर्टेंट होते हैं सब। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस कौन है, इंडियन सिविल सर्विस कौन है, ठीक है। ये आफ्टर इंडिपेंडेंस की नहीं पूछ रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग की पूछ रहा हूँ, ICS पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है, ये बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद है द इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी। ये क्या है भैया, ये आपने बहुत बार सुना होगा, मेंस में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। अब इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी बेसिकली बहुत पहले आता है वाला क्वेश्चन, जब 50 वर्ड्स में आपको आंसर देने होते थे, ठीक है, और भी कम, ठीक है, तो उस टाइम पे आता है। अब इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी प्रूव्ड आई ओपनर फॉर द इंडियन इंटेलिजेंसिया। It became clearer to them the justice and the fair play could be not expected where the interests of the European community were involved. Further, it demonstrated to them the value of देखो बेसिकली इसमें यूरोपियंस का ही रोल है सबसे ज़्यादा। इन्होंने एजिटेट किया, इसने बेसिकली नेशनलिज्म को किस तरीके से बढ़ाया, क्योंकि लोगों को पता था कि अब जो है एक ब्रिटिश पावर है, उसके खिलाफ हमको क्या करना है, ऑर्गेनाइज वे में एजिटेशन करना है, ताकि हम इसको इफेक्ट में ला सकें हमारे नेशनलिज्म को। ओ गाइस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट यहाँ पर हम बात करेंगे इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी की अगले लेसन में, ठीक है। पूरा डिटेल बताऊंगा मैं क्या है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या थी, ठीक है। यस, अब जो है स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनलिज्म एंड द नेशनल मूवमेंट, इसके बारे में बात करेंगे अगले लेसन में। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। अगले लेसन में जरूर देखना, पूरा जो है डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, पॉलिसीज बाय पॉलिसी, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।